हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे। पिछली दो वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले पहली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट को सही से समझ लिया होगा देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टू वीडियोज़ जो हैं उनको देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है। हमने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, तो हमने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास जो भी एक्सपेंसेस और इनकम आती हैं वो आती हैं किससे रिलेटेड। पहले तो आती हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग को ही प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्या आते हैं, एक्सपेंस ऑन परचेज, यानी कि परचेज रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो किस में आते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है। फिर बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास जो चीज़ें आती हैं, अब इससे अपोजिट आती हैं बिल्कुल, ठीक है ना। अपोजिट का मतलब क्या है, जैसे इसमें फैक्ट्री आया है तो हमारे पास क्या आएगी यहाँ पर, ऑफिस। जैसे कि हमने बताया था बिजनेस के अंदर दो यूनिट होती हैं, एक ऑफिस और एक फैक्ट्री। तो यहाँ पर फैक्ट्री से रिलेटेड आता है और यहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड आता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आता है, यहाँ पर ऐसा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ नहीं होता। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ पर आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्टली तरीके से बिजनेस में मतलब प्रोडक्ट पे लग रहे हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गई, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट क्या है, वो इनडायरेक्ट तरीके से प्रोडक्ट पे लगती है। हम उसके लिए अलग से कोई प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू को जोड़ते नहीं है। फिर अगला है एक्सपेंस ऑन परचेज। तो यहां पर आ जाता है एक्सपेंस ऑन सेल। बात समझ आ रही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड आते हैं और इसमें ऑफिस से रिलेटेड आते हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इसमें आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें आते हैं एक्सपेंस ऑन परचेज और इसमें आते हैं एक्सपेंस ऑन सेल। बात समझ आ रही है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा आपके लिए। बात समझ आ रही है। आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसका फॉर्मेट को किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ख़त्म होता है तो इसके फॉर्मेट से आपको कुछ वैल्यू मिलती है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और ग्रॉस लॉस होता है, ये ट्रांसफ़र होता है किसमें, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चों को इन प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आता है वो दो प्रकार के होते हैं इसके अंदर। वैसे एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक होता है आपका नेट प्रॉफिट, है ना। इस पीएनएल अकाउंट के अंदर दो प्रॉफिट आते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। देखिए, समझने के पर्पज से हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट को समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में समझाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहले हम पीएनएल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट समझेंगे कि पीएनएल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट कैसा होता है। इतना तो आपको अंदाजा मिल गया, ब्लूप्रिंट मिल गया कि पीएनएल अकाउंट में जितने भी खर्चे आएंगे वो ऑफिस से रिलेटेड होंगे, इनडायरेक्ट होंगे और एक्सपेंस ऑन सेल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपको कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस देखोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। देखिए, डायरेक्ट का मतलब मैं पहले समझाता हूँ कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जिनको आप किसी भी वस्तु की कॉस्ट में जोड़ेंगे। किसी भी का मतलब है जिसका आप व्यापार कर रहे हो, जिसको आप बना रहे हो, यानी कि गुड्स की वैल्यू में जुड़ने वाली जो चीज़ होंगी, आपकी जो गुड्स की कॉस्ट होगी, उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड होंगी वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं हमारे लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि आप बात करते हैं मटेरियल की,
आप रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, तो रॉ मटेरियल इसकी वैल्यू में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, है ना। आप वेजेस देते हो, मजदूरी देते हो, तो मजदूरी इसकी वैल्यू में जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ आप किससे वसूल करोगे? कस्टमर से। जो चीज़ें कस्टमर से वसूल करोगे आप, वो सारे के सारे आपके लिए क्या है? कॉस्ट। और वो सारे के सारे आपके लिए क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब इन शॉर्ट ये कहा जाए कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है, वही हमारा क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकते हैं? और बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे क्या हैं? हमारे कॉस्ट बन जाती हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इनडायरेक्ट में रखते हो, होती तो वो एक्सपेंसेस ही हैं, बट आप उनको किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू में जुड़ेगा वो, तो वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जैसे कि मान के चलिए, आप एक एग्जाम्पल देते हैं, पिछली क्लास में भी हमने यही एग्जाम्पल दिया था जब ट्रेडिंग अकाउंट समझाया था, कि मान के चलिए आप कोल्ड ड्रिंक का व्यापार करते हो, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है आपका, ठीक है। और 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक एज्यूम करते हैं कि 50 रुपये की आती है, ठीक। अब क्या है कि आपने इस कोल्ड ड्रिंक के व्यापार में आपने एडवर्टीजमेंट कर दी, और एडवर्टीजमेंट में आपका जो खर्चा लगा है वो लगा है 10,000 रुपये का। एज्यूम करते हैं कि 10,000 रुपये आपने एडवर्टीजमेंट, बैनर होल्डिंग लगा दिए, तो आपका खर्चा हो गया 10,000 रुपये। अब आप जो कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, आपने क्या करा कि इस 10,000 को वसूल करने के लिए ना, आपने ये कहा कि हर कोल्ड ड्रिंक की एक जो बोतल होगी उसमें मैं 10 रुपये ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरा 10 रुपये का क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। हर बोतल के ऊपर मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 10 रुपये का हो रहा है। अब ये सोच के बताइए कि अगर आपने ये 10 रुपये हर बोतल में जोड़ दिए, तो क्या कोई व्यक्ति आपकी बोतल को 60 रुपये में परचेज़ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जब उसे किसी और के पास वो 50 रुपये में मिलेगी, तो आपसे वो क्यों परचेज़ करेगा? आप अगर उससे कहते भी रह जाओ कि भाई हमने एडवर्टीजमेंट कराई थी, तो एडवर्टीजमेंट की वजह से हमारे 10 रुपये बढ़ रहे हैं, तो उसे, उस बंदे को, उस अदर कस्टमर को, उससे क्या मतलब है कि आपने एडवर्टीजमेंट कराई या नहीं कराई? उससे तो मतलब है कि पूरी दुनिया में वो चीज़ जब 50 की है, तो आप 60 की क्यों दे रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है ना 10 रुपये का, इसको आप किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में नहीं जोड़ सकते। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू में नहीं जोड़ सकते, तो इसी खर्चे को कहते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो इनडायरेक्ट तरीके से आप वसूल करोगे, बट डायरेक्टली आप कस्टमर से वसूल पैसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डायरेक्ट का मतलब है कि आप उसे बोल के कर सकते हो कि भाई हमने इसमें इतने इतने प्रोडक्ट लगाया है, तो उसका हम पैसा ले रहे हैं, बट आप एडवर्टीजमेंट के लिए कस्टमर से नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में ये आपका डिफरेंस हो गया, ठीक। अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले ऊपर की तरफ लिखा जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। देखो, मैंने बताया था ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट को करवाते समय भी कि इसमें लिखा जाता है फॉर द ईयर। क्यों लिखा जाता है फॉर द ईयर? फॉर द ईयर का मतलब होता है 1 साल के लिए, और जो भी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो उसी साल का निकाल रहे हैं जिस साल का हम अकाउंट बना रहे हैं, है ना। ऐसे पिछले साल का प्रॉफिट या अगले साल का प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ निकाल रहे हैं उसी ईयर का, तो इसलिए लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, और जो भी आपका ईयर होगा वो, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास फॉर्मेट होता है टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट फॉर्मेट होता है भाई, ठीक है। ठीक, इस तरफ आता है आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक। ये होती है डेबिट साइड और ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या क्या आता है? डेबिट साइड में ध्यान रखने वाली बातें, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे,
ठीक है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे। और क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रेडिट साइड में आपकी इनकम और गेन आएंगे, ठीक है ना, इनकम और गेन, बट किससे रिलेटेड, वही चीज़ें जो हमने बताई थी, ऑफिस से रिलेटेड, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम्स, और सेल से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस यहाँ पर आपके आएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले चीज़ क्या लिखी जाएगी, सबसे पहले वो लिखी जाएगी जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका लास्ट में आंसर आया था, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आपकी इनकम होगी। अच्छा, प्रॉफिट किस तरफ आता है, उसमें आता है डेबिट साइड में शो होता है ना, तो वो ट्रांसफर होके इस तरफ आएगा, तो इस तरफ लिखा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और वैसे भी क्या है, वो इनकम है, इनकम किस तरफ आएगी आपकी, क्रेडिट साइड में आएगी, बात समझ आ रही है। फिर इधर लिख दिया जाएगा, और यहां पर आप लिख सकते हो ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर जो ग्रॉस लॉस होता है वो क्रेडिट साइड में आता है, ग्रॉस लॉस इस तरफ शो होता है, टू ग्रॉस लॉस, और वही चीज लिखी जाएगी ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये चीज लिखो या मत लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। फिर इसके बाद जितनी भी आपकी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो इस तरफ आएंगे, और जितने भी इनकम और गेन होते हैं वो सारे इस तरफ आएंगे। तो कुछ दो चार हम जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको लिखते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज एज्यूम कर सकते हैं सैलरी, ठीक है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होती है सैलरी और एक होती है वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी, मजदूरी उन लोगों को दी जाती है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना, और ऑफिस में काम करने वालों को हम देते हैं सैलरी, मतलब उनको जो पेमेंट दी जाती है उसको हम सैलरी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर सैलरी कहाँ पर आती है, ऑफिस में आती है, ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने एक चीज करी थी जिसको कहा था हमने पावर। पावर का मतलब है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज क्यों, क्योंकि वहां पर मशीनें चलती हैं, बट ऑफिस में क्या मशीनें चलती हैं, नहीं। तो ऑफिस की जो चीजें होंगी उसको हम क्या पावर कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, उसकी चीजों को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ रही है, या तो इलेक्ट्रिसिटी कह देंगे या तो लाइटिंग लिख देंगे, ठीक है। अगर ऑफिस लाइटिंग लिखा है तो वो भी इधर ही आ जाएगा, ऑफिस लाइटिंग ऐसे लिखा है तो ये भी इधर ही आएगा, ठीक है, ऑफिस लाइटिंग अकाउंट, ठीक है। और क्या क्या आ सकता है इसमें, अब देखिए ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, तो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे मतलब ऑफिस से रिलेटेड कोई रेंट होगा, है ना, तो ऑफिस से रिलेटेड रेंट भी इधर आ सकता है, तो ऑफिस रेंट, ठीक। अब हमने एक चीज बताई थी आपको कि कार्टेज या कैरेज, कैरेज अगर परचेज पे है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, अगर कैरेज ऑन सेल है तो वो इसमें आएगा, ठीक है ना। तो कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग में आता है, इधर आता है टू कैरेज ऑन सेल, टू कैरेज ऑन सेल। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ओनली कैरेज लिखा है, ओनली कैरेज लिखा है तो वो किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। ओनली कैरेज लिखा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और ओनली रेंट लिखा है, ओनली रेंट लिखा है तो वो P&L अकाउंट में जाएगा, है ना। ये हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। कैरेज ऑन सेल को हम और भी नाम से जान सकते हैं, कैरेज, देखो सेल को हम क्या कहते हैं, सेल का मतलब होता है आउटवर्ड, बाहर जाना, है ना। तो कैरेज आउटवर्ड भी लिख सकते हैं इसे, कैरेज आउटवर्ड। बात समझ आ रही है, या तो कैरेज ऑन सेल लिखाएगा या तो कैरेज आउटवर्ड लिखाएगा, बात समझ आ रही है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद क्या क्या आ सकता है, जैसे कि मान के चलिए आपके बिजनेस में टेलीफोन के खर्चे होते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो यहां पर आ सकता है टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्या क्या आ सकता है, और आ सकता है जैसे कि आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे, क्योंकि देखो प्रिंट आउट और
स्टेशनरी का जो काम होता है वो ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? ऑफिस में यूज़ होता है, क्योंकि भाई पेन पेंसिल ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होंगी? आप ऑफिस में यूज़ होंगी, फैक्ट्री में तो कम ही यूज़ होंगी, है ना। प्रिंट आउट करवाना है तो प्रिंटिंग का जो काम है वो कहाँ यूज़ होगा? ऑफिस में यूज़ होगा, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। और क्या आ सकता है? और देखो, जब आप किसी को ब्याज देते हो, है ना, तो इंटरेस्ट किस पर? लोन पर। इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए क्या है? खर्चा है। और इंटरेस्ट अगर आपने लिया है तो वो आपके लिए इनकम है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए इनकम है और इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, या इंटरेस्ट पेड लिख दो सीधा सीधा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं आप तो वो आपके लिए खर्चा हो गया। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साथ साथ इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। ये चीज़ें और क्या चीज़ें आ सकती हैं? और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान के चलिए आपने, जैसे कि मान के चलिए बैड डेट्स बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स वो डेटर्स जो आपको पैसे नहीं देते, है ना, या आपका पैसा लेके चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए खर्चे हो जाते हैं। और वो किससे रिलेटेड है? सेल्स से रिलेटेड है ना, तो वो इधर आ जाएगा। और क्या आ सकता है? डेप्रिसिएशन भी आपका इसी में आएगा, ठीक है ना। ये मत समझना कि मशीन पे लगता है तो वो फैक्ट्री में चला जाएगा, डेप्रिसिएशन इधर ही आता है, ठीक है। अगला क्या आ सकता है? जैसे कि मान के चलिए जो हम बात कर रहे थे एडवर्टीजमेंट यहाँ आ सकता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट यहाँ आ सकता है। अगर आपने किसी को कमीशन दिया है, कमीशन आपने पेड किया है, तो कमीशन आप पे कब करते हो? कमीशन आप पे तभी करते हो जब आप किसी व्यक्ति को सेल कर रहे हो, है ना। सेल करते समय जो कमीशन दिया जाता है वो कमीशन पेड हो जाएगा, ठीक है। आप कमीशन कभी कभार रिसीव भी कर सकते हो, तो कमीशन रिसीव आपके लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो ये इस तरफ आ जाएगा, बाय कमीशन रिसीव्ड। ध्यान रखना, जितनी भी चीज़ें रिसीव्ड वाली आ रही हैं तो वो किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड में आती जाएगी, क्योंकि वो इनकम बनती जाएंगी। और जितनी भी पेड वाली चीज़ें हैं वो सारी किधर आती जाएंगी? डेबिट साइड में आती जाएंगी, वो हमारे खर्चे बनते जाएंगे। बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होंगे, और थोड़ा तो आपको इस फॉर्मेट को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या क्या आ सकते हैं? जैसे कि बैंक चार्जेस, बैंक को आप चार्जेस पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो इधर ही आएंगे, क्योंकि वो ऑफिस का खर्चा माना जाता है, वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं माना जाता, ठीक है ना। और क्या क्या आ सकते हैं? प्रोविज़न ऑन बैड डेट्स। अगर आपने बैड डेट्स पे कोई प्रोविज़न बनाया है तो प्रोविज़न आपके लिए एक तरह से क्या हो जाता है? एक्सपेंसेस हो जाते हैं ना। वैसे तो लाइबिलिटीज होती है, बट बैड डेट्स पे प्रोविज़न बना रहे हैं तो ये हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ पर इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें रिजर्व्स को भी लिखा जाता है, ध्यान रखना, जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो भी इसमें हम लिख सकते हैं। तो इसलिए प्रोविज़न एक रिजर्व की तरह काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि प्रॉफिट में से ही तो रिजर्व निकाले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया। इनकम में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव आ गया, कमीशन रिसीव आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। वैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीव में आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या आ सकता है? जैसे कि मान के चलिए रेंट रिसीव हो रहा है आपको, है ना, रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट रिसीव भी आ सकता है। आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो बाय डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड ऑन शेयर, ठीक। और भी बहुत सारी अदर इनकम यहाँ पर आप लिख सकते हो, जो कि किससे रिलेटेड होंगी? ऑफिस से रिलेटेड हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो ये फॉर्मेट तो हमने नॉर्मल से समझा दिया आपको, ताकि ये समझ में आ जाए कि भाई इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें लिखवा दी हमने, इतना ध्यान ज़्यादा नहीं रखना कि क्या क्या आएगा, बस इतना ध्यान रखो कि ऑफिस से रिलेटेड इसमें चीज़ें आएंगी और सेल्स से रिलेटेड इसमें चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो भी आपका इसमें बैलेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे? इस तरफ बैलेंस निकालेंगे, इस तरफ का टोटल करेंगे और इस तरफ का टोटल करेंगे। जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख दिया जाता है।
अगर इस तरफ बैलेंस आता है तो उसको कहते हैं हम नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। अगर यही बैलेंस आपका इस तरफ आता है, डेबिट साइड की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इसको कहते हैं हम बाय नेट लॉस। बात समझ में आ रही है? ये बैलेंस इन फिगर से आपके अमाउंट आ जाएंगे। ठीक, तो देखिए ये आपका P&L अकाउंट का फॉर्मेट पूरा तैयार हो गया। आप इसको मतलब लिख सकते हो, है ना, समझ सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। फिर अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। जब तक आप पहले इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मेट याद नहीं होगा तो क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर क्वेश्चन ये फॉर्मेट याद है तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो जो चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी वो आपको पता होगा कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर करें। फिर कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम इसमें बैलेंस शीट का भी कंसेप्ट करवाएंगे। फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर एडजस्टमेंट वाला जो चैप्टर है विद एडजस्टमेंट उसको करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।